लांछन कहानी मुंशी प्रेमचंद। अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदयों के भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम स्त्री पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। महिला आश्रम की जुगनूबाई के विषय में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह बेपढ़ी लिखी, गरीब, बूढ़ी औरत थी। देखने में बड़ी सरल, बड़ी हंसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफरीडर की निगाह गलतियों ही पर जा पड़ती है, उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयों ही पर पहुंच जाती थीं। शहर में ऐसी कोई महिला न थी जिसके विषय में दो चार लुकी छिपी बातें उसे न मालूम हो। उसका ठिगना स्थूल शरीर, सिर के खिचड़ी बाल, गोल मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दासा डाले रहती थीं। लेकिन जब वह किसी की गुस्सा करने लगती, तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, आंखें फैल जाती और कंठस्वर कर्कश हो जाता। उसकी चाल में बिल्लियों का सा संयम था। दबे पांव धीरे धीरे चलती, पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तैयार हो जाती थी। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा ठल करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से कांपती थीं। उसका आतंक था कि जो ही वह कमरे में कदम रखती, ओठों पर खेलती हुई हंसी जैसे रो पड़ती थी। चहकने वाली आवाजें जैसे बुझ जाती थीं, मानो उनके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आते हों। पिछले रहस्य? कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंतु के समान कटघरों में बंद करके न रखना चाहता हो? धनियों को चोरों के भय से निद्रा नहीं आती, मानियों को उसी भांति मान की रक्षा करनी पड़ती है। वह जंतु जो पहले कीट के समान अल्पाकार रहा होगा, दिनों के साथ दीर्घ और सबल होता जाता है, यहाँ तक हम उसकी याद ही से कांप उठते हैं। और अपने ही कारनामों की बात होती तो अधिकांश देवियां जुगनू को दुत्कारती, पर यहाँ तो मैके और ससुराल, ननियाल, ददियाल, फुफियाल और मौसियाल चारों ओर की रक्षा करनी थी, और जिस किले में इतने द्वार हों, उसकी रक्षा कौन कर सकता है? वहां तो हमला करने वाले के सामने मस्तक झुकाने में ही कुशल है। जुगनू के दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे, और वह जरूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी। जहां किसी महिला ने दून की ली या शान दिखाई, वहां जुगनू की त्योरियां बदली। उसकी एक कड़ी निगाह अच्छे अच्छे को दहला देती थी, मगर यह बात न थी कि स्त्रियां उससे घृणा करती हों। नहीं, सभी बड़े चाव से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। अपने पड़ोसियों की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रही है, और जुगनू के पास इसका काफी सामान था। नगर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था। हाल में मिस खुर्शेद उसकी हेड मिस्ट्रेस होकर आई थी। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब न था। मिस खुर्शेद एक दिन आश्रम में आई। ऐसी ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थी। उनकी बड़ी आवभगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया, मिस खुर्शेद के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोलकर हरेक से मिली, कुछ ऐसी दिलचस्प बातें की कि सभी देवियां मुग्ध हो गईं। गाने में चतुर थीं, व्याख्यान भी खूब देती थीं, और अभिनेत्रा में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्न देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, मदभरी आंखें, नए फैशन के कटे हुए केश, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा न बन सकती थी। चलते समय मिस खुर्शेद ने मिसेस टंडन को, जो आश्रम की प्रधान थीं, एकांत में बुलाकर पूछा, वह बुढ़िया कौन है? जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शेद को अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी, मानो कोई शहसवार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो। मिसेस टंडन ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नौकर है। कोई काम हो तो बुलाओ। मिस खुर्शेद ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है। मुझे चालबाज मालूम होती है। यह भी देख रही हूँ।
कि वह सेविका नहीं स्वामिनी है। मिसेस टंडन तो जुगनू से जली बैठी ही थीं। इनके वैधव्य को लांछित करने के लिए वह उन्हें सदा सुहागिन कहा करती थी। मिस खुर्शेद से उसकी जितनी बुराई हो सकी वह की और उससे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शेद ने गंभीर होकर कहा, तब तो भयंकर स्त्री है। तभी सब देवियां इससे कांपती हैं। आप इसे निकाल क्यों नहीं देती? ऐसी चुड़ैल को एक दिन न रखना चाहिए। मिसेस टंडन ने अपनी मजबूरी बताई, निकाल कैसे दूं, जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। हमारा भाग्य उसकी मुट्ठी में है। आपको 2-4 दिन में उसके जौहर खुलेंगे। मैं तो डरती हूँ, कहीं आप भी उसके पंजे में न फंस जाएं। उसके सामने भूल कर भी किसी पुरुष से बातें न कीजिएगा। इसके गोयंदे न जाने कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। नौकर से मिलकर भेद यह ले, डाकिये से मिलकर चिट्ठियां यह देखे, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल यह पूछे। इस रांड को खुफिया पुलिस में जाना चाहिए था। यहाँ न जाने क्यों आ मरी। मिस खुर्शेद चिंतित हो गईं, मानो इस समस्या को हल करने की फिक्र में हो। एक क्षण बाद बोली, अच्छा मैं इसे ठीक करूंगी, अगर न निकाल दूं तो कहना। मिसेस टंडन, निकाल देने ही से क्या होगा? उसकी जबान तो न बंद होगी। तब तो वह और भी निडर होकर कीचड़ फेंकेगी। मिस खुर्शेद ने निश्चिंत स्वर में कहा, मैं उसकी जबान भी बंद कर दूंगी बहन। आप देख लीजिएगा। टके की औरत यहाँ बादशाहत कर रही है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह चली गई तो मिसेस टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देख। यहाँ प्रिंसिपल हैं। जुगनू ने द्वेष भरे हुए स्वर में कहा, आप देखें। मैं ऐसी सैकड़ों छोकरियां देख चुकी हूँ। आंखों का पानी जैसे मर गया हो। मिसेस टंडन धीरे से बोली, तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगी। उनसे डरती रहना। कह गई हैं, मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी। मैंने सोचा तुम्हें चेता दूं। ऐसा न हो उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह बैठो। जुगनू ने मानो तलवार खींचकर कहा, मुझे चेताने का काम नहीं, उन्हें चेता दीजिएगा। यहाँ का आना न बंद कर दूं तो अपने बाप की नहीं। वह घूमकर दुनिया देख आई हैं, तो यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी हूँ। मिसेस टंडन ने पीठ ठोंकी, मैंने समझा दिया भाई, आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जुगनू, आप चुपचाप देखती जाइए। कैसा तिगनी का नाच नचाती हूँ। इसने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया? उम्र तो 30 के लगभग होगी। मिसेस टंडन ने रद्दा जमाया, कहती है, मैं शादी करना ही नहीं चाहती। किसी पुरुष के हाथ क्यों अपनी आजादी बेचूं? जुगनू ने आंखें नचाकर कहा, कोई पूछता ही न होगा। ऐसी बहुत सी क्वारियां देख चुकी हूँ। 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। और कई लौंडियां आ गईं और बात का सिलसिला बंद हो गया। दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शेद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शेद हवा खाने गई हुई थीं। खानसामा ने पूछा, कहाँ से आती हो? जुगनू, यहीं रहती हूँ बेटा। मेम साहब कहाँ से आई हैं? तुम तो इनके पुराने नौकर होंगे। खानसामा, नागपुर से आई हैं। मेरा घर भी वहीं है। 10 साल से इनके साथ हूँ। जुगनू, किसी ऊंचे खानदान की होंगी? वह तो रंगढंग से ही मालूम होता है। खानसामा, खानदान तो कुछ ऐसा ऊंचा नहीं, हाँ तकदीर की अच्छी है। इनकी माँ अभी तक मिशन में 30 पाती हैं। यह पढ़ने में तेज थी, वजीफा मिल गया, विलायत चली गईं, बस तकदीर खुल गई। अब तो अपनी माँ को बुलाने वाली हैं, लेकिन वह बुढ़िया शायद ही आए। यह गिरजे विरजे नहीं जाती, इससे दोनों में पटती नहीं। जुगनू, मिजाज की तेज मालूम होती हैं।
खानसामा, नहीं, यूं तो बहुत नेक हैं, गिरजे नहीं जाती। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो? करना चाहो तो कर लो, एक आया रखना चाहती हैं। जुगनू, नहीं बेटा, मैं अब क्या नौकरी करूंगी। इस बंगले में पहले जो मेम साहब रहती थीं, वह मुझ पर बड़ी निगाह रखती थीं। मैंने समझा, चलूं नई मेम साहब को आशीर्वाद दे आऊं। खानसामा, यह आशीर्वाद लेने वाली मेम साहब नहीं है। ऐसों से बहुत चिढ़ती हैं। कोई मंगता आया और उसे डांट बताई। कहती हैं, बिना काम किए किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है। भला चाहती हो तो चुपके से राह लो। जुगनू, तो यह कहो, इनका कोई धर्मक्रम नहीं। फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी। जुगनू को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफी सामान मिल गया। नीच खानदान की है, माँ से नहीं पटती, धर्म से विमुख है। पहले धाबे में इतनी सफलता कुछ कम न थी। चलते चलते खानसामा से इतना और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं? खानसामा ने मुस्कुराकर कहा, इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई। साहब कहाँ से होंगे? जुगनू ने बनावटी आश्चर्य से कहा, अरे, अब तक ब्याह ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो दुनिया हंसने लगे। खानसामा, अपना अपना रिवाज है। इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती। जुगनू ने मार्मिक भाव से कहा, ऐसी कुंवारियों को मैं बहुत देख चुकी। हमारी बिरादरी में कोई इस तनो रहे तो थोड़ी थोड़ी हो जाए। मुदा इनके यहाँ जो जी में आवे करो, कोई नहीं पूछता। इतने में मिस खुर्शेद आ पहुंची। गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा था। मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहने हुए थीं। एक हाथ में छतरी थी, दूसरे में छोटे कुत्ते की जंजीर। प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम ने कपोलों को ताजा और सुर्ख कर दिया था। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देखकर भी न देखा। अंदर जाते ही खानसामा को बुलाकर पूछा, यह औरत क्या करने आई है? खानसामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा, भिखारिन है हुजूर, पर औरत समझदार है। मैंने कहा, यहाँ नौकरी करेगी, तो राजी नहीं हुई। पूछने लगी, इनके साहब क्या करते हैं? जब मैंने बता दिया, तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ और होना ही चाहे। हिंदुओं में तो दुधमुहे बालकों तक का विवाह हो जाता है। खुर्शीद ने जांच की और क्या कहती थी? और तो कोई बात नहीं हुजूर। अच्छा, उसे मेरे पास भेज दो। जुगनू ने ज्यों ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्शीद ने कुर्सी से उठकर स्वागत किया, आइए मान जी। मैं जरा सैर करने चली गई थी। आपके आश्रम में तो सब कुशल है। जुगनू एक कुर्सी का तकिया पकड़कर खड़ी खड़ी बोली, कुशल है मिस साहब। मैंने कहा, आपको आशीर्वाद दे आ। मैं आपकी चेरी हूँ। जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा। यहाँ अकेले तो हुजूर को अच्छा न लगता होगा। मिस खुर्शीद, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है, वह सब मेरी ही लड़कियां हैं। जुगनू ने मातृभाव से सिर हिलाकर कहा, यह ठीक है मिस साहब, पर अपना अपना ही है। दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए। सहसा एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किए जूते चरमर करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शीद ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया, मानो जामे में फूली न समाती हो। जुगनू उसे देखकर कोने में दुबक गई। खुर्शीद ने युवक से गले मिलकर कहा, प्यारे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। जुगनू से, मान जी, आप जाएं, फिर कभी आना। यह हमारे परम मित्र विलियम किंग हैं। हम और यह बहुत दिनों तक साथ साथ पढ़े हैं। जुगनू चुपके से निकलकर बाहर आई। खानसामा खड़ा था। पूछा, यह लौंडा कौन है?
खानसामा ने सिर हिलाया, मैंने इसे आज ही देखा है। शायद अब ग्वारपन से जी उबा। अच्छा तरहदार जवान है। जुगनू, दोनों इस तरह टूटकर गले मिले हैं कि मैं तो लाज के मारे गड़ गई। ऐसा चूमा चाटी तो जोरूक सब में नहीं होती। दोनों लिपट गए। लौंडा तो मुझे देखकर कुछ झिझकता था, पर तुम्हारी मिस साहब तो जैसे मतवाली हो गई थी। खानसामा ने मानो अमंगल के आभास से कहा, मुझे तो कुछ बेढप मामला नजर आता है। जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेस टंडन के घर पहुंची। इधर मिस खुर्शेद और युवक में बातें होने लगी। मिस खुर्शेद ने कह कहा मार कर कहा, तुमने अपना पार्ट खूब खेला लीला, बुढ़िया सचमुच चौंधिया गई। लीला, मैं तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भाप न जाए। मिस खुर्शेद, मुझे विश्वास था वह आज जरूर आएगी। मैंने दूर ही से उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सूचना दी। आज आश्रम में बड़े मजे रहेंगे। जी चाहता है महिलाओं की कन्फुसकियां सुनती। देख लेना, सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगी। लीला, तुम भी तो जानबूझकर दलदल में पांव रख रही हो। मिस खुर्शेद, मुझे अभिनय में मजा आता है। दिल लगी रहेगी। बुढ़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है। जरा उसे सबक देना चाहती हूँ। कल तुम इसी वक्त इसी ठाट से फिर आ जाना। बुढ़िया कल फिर आएगी। उसके पेट में पानी न हजम होगा। नहीं, ऐसा क्यों? जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हें खबर दूंगी। बस तुम छैला बनी हुई पहुंच जाना। आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सत न मिली। उसने सारा वृत्तांत मिसेस टंडन से कहा। मिसेस टंडन दौड़ी हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को खबर सुनाई। जुगनू उसकी तस्दीक करने के लिए बुलाई गई। जो महिला आती वह जुगनू के मुंह से यह कथा सुनती। हर एक रिहर्सल में कुछ कुछ रंग और चढ़ जाता। यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में वह खबर गूंज उठी। एक देवी ने पूछा, यह युवक है कौन? मिसेस टंडन, सुना तो उनके साथ का पढ़ा हुआ है। दोनों में पहले से कुछ बातचीत रही होगी। वही तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गई, यह कुंवारी कैसे बैठी है। अब कलई खुली। जुगनू, और कुछ हो या न हो, जवान तो बाका है। टंडन, यह हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू, मैं तो उसकी सूरत देखते ही दाड़ गई थी। धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं। टंडन, कल फिर जाना। जुगनू, कल नहीं, मैं आज रात ही को जाऊंगी। लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भेजी। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शेद के बंगले पर जा पहुंची। संयोग से लीलावती उस वक्त मौजूद थी। बोली, बुढ़िया तो बेहतर पीछे पड़ गई। मिस खुर्शेद, मैंने तुमसे कहा था उसके पेट में पानी न बचेगा। तुम जाकर रूप भर जाओ। तब तक मैं बातों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह अंटसंट बकना शुरू करना। मुझे भगा ले जाने के प्रस्ताव भी करना, बस यूं बन जाना जैसे अपने होश में नहीं हो। लीला मिशन में डॉक्टर थी। उसका बंगला भी पास ही था। वह चली गई तो मिस खुर्शेद ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पुर्जा उसको देकर कहा, मिसेस टंडन ने यह किताब मांगी है। मुझे आने में देर हो गई। मैं इस वक्त आपको कष्ट न देती, पर सवेरे ही वह मुझसे मांगेंगी। हजारों रुपए महीने की आमदनी है मिस साहब, मगर एक एक कौड़ी दांत से पकड़ती हैं। इनके द्वारे पर भिखारी को भीख तक नहीं मिलती। मिस खुर्शेद ने पुर्जा देखकर कहा, इस वक्त तो यह किताब नहीं मिल सकती, सुबह ले जाना। तुमसे कुछ बातें करनी हैं। बैठो, मैं अभी आती हूँ।
वह पर्दा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई और वहां से कोई 15 मिनट में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने, इत्र में बसी हुई, मुंह पर पाउडर लगाए निकली। जुगनू ने उसे आंखें फाड़कर देखा। ओहो, यह रिंगार! शायद इस समय वह लौंडा आने वाला होगा, तभी यह तैयारियां हैं। नहीं, सोने के समय क्वारियों को बनाव सवार की क्या जरूरत। जुगनू की नीति में स्त्रियों के रिंगार का केवल एक उद्देश्य था, पति को लुभाना। इसलिए सुहागिनों के सिवा रिंगार और सभी के लिए वर्जित था। अभी खुर्शीद कुर्सी पर बैठने भी न पाई थी कि जूतों का चरमर सुनाई दिया और एक क्षण में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें चढ़ी हुई मालूम होती थीं और कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी। उसने बेधड़क मिस खुर्शीद को छाती से लगा लिया और बार बार उसके कपोलों के चुंबन लेने लगा। मिस खुर्शीद ने अपने को उसके करपाश से छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, चलो हटो, शराब पीकर आए हो। किंग ने उसे और चिमटा कर कहा, आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिय। तुमको पीना होगा, फिर हम दोनों लिपटकर सोवेंगे। नशे में प्रेम कितना सजीव हो जाता है, इसकी परीक्षा कर लो। मिस खुर्शीद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति का उसे संकेत किया कि जुगनू पर नजर पड़ जाए। पर किंग नशे में मस्त था, जुगनू की तरफ देखा ही नहीं। मिस खुर्शीद ने रोष के साथ अपने को अलग करके कहा, तुम इस वक्त आपे में नहीं हो। इतने उतावले क्यों हुए जाते हो? क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ? किंग, इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूँ, आज से मैं खुले खजाने आऊंगा। खुर्शीद, तुम तो पागल हो रहे हो। देखते नहीं हो कमरे में कौन बैठा हुआ है? किंग ने हकपकाकर जुगनू की तरफ देखा और झिझककर बोला, यह बुढ़िया यहाँ कब आई? तो यहाँ क्यों आई बुढ़ी? शैतान की बच्ची, यहाँ भेद लेने आती है? हमको बदनाम करना चाहती है? मैं तेरा गला घोंट दूंगा। ठहर, भागती कहाँ है? मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। जुगनू बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पाव रखकर भागी। उधर कमरे से कह कहे उठ छत को हिलाने लगे। जुगनू उसी वक्त मिसेस टंडन के घर पहुंची। उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे, पर मिसेस टंडन सो गई थीं। वहां से निराश होकर उसने कई दूसरे घरों की कुंडी खटखटाई, पर कोई द्वार न खुला और दुखिया को सारी रात इसी तरह काटनी पड़ी, मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो। प्रात काल वह आश्रम में जा कूदी। कोई आधा घंटे में मिसेस टंडन भी आई। उन्हें देखकर उसने मुंह फेर लिया। मिसेस टंडन ने पूछा, रात क्या तुम मेरे घर आई थीं? इस वक्त मुझसे महाराज ने कहा। जुगनू ने विरक्त भाव से कहा, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है। कुआं थोड़े ही प्यासे के पास आता है। मुझे आग में झोंककर आप दूर हट गई। भगवान ने मेरी रक्षा की, नहीं कल जान ही गई थी। मिसेस टंडन ने उत्सुकता से कहा, क्या हुआ? क्या कुछ कहो तो। मुझे तुमने जगह क्यों न लिया? तुम तो जानती हो मेरी आदत सवेरे सो जाने की है। महाराज ने घर में घुसने ही न दिया। जगह कैसे लेती? आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वह वहां गई है तो आती होगी। घड़ी भर बाद ही सोती तो क्या बिगड़ जाता, पर आपको किसी की क्या परवाह। तो क्या हुआ? मिस खुर्शीद मारने दौड़ी। वह नहीं मारने दौड़ी, उनका वह कसम है, वह मारने दौड़ा। लाल आंखें निकाले आया और मुझसे कहा, निकल जा। जब तक मैं निकलूं, तब तक हंटर खींचकर दौड़ ही तो पड़ा। मैं सिर पर पाव रखकर न भागती तो चमड़ा उधोड़ डालता। और वह रांड बैठी तमाशा देखती रही। दोनों में पहले से सधीप दी थी। ऐसी कुलटाओं का मुंह देखना पाप है। बेसवा भी इतनी निर्लज्ज न होगी। जरा देर में और देवियां आ पहुंची।
यह वृत्तांत सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रही थीं। जुगनू की कैंची अविश्रांत रूप से चलती रही। महिलाओं को इस वृत्तांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ न पूछो। एक एक बात को खोद खोद कर पूछती थीं। घर के काम धंधे भूल गए, खाने पीने की सुधि भी न रही, और एक बार सुनकर उनकी तृप्ति न होती थी, बार बार वही कथा नए आनंद से सुनती थीं। मिसेस टंडन ने अंत में कहा, हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को लाना अनुचित है। आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें। मिसेस पांड्या ने समर्थन किया, हम आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ, ऐसी औरत किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने के योग्य नहीं। मिसेस बांगड़ा ने फरमाया, जुगनूबाई ने ठीक कहा था, ऐसी औरत का मुंह देखना भी पाप है। उससे साफ कह देना चाहिए, आप यहाँ तशरीफ न लावें। अभी यह खिचड़ी पक रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी। महिलाओं ने सिर उठा उठा कर देखा, गाड़ी में मिस खुर्शेद और विलियम किंग बैठे हुए थे। जुगनू ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया, वही लौंडा है। महिलाओं का संपूर्ण समूह चिक के सामने आने के लिए विकल हो गया। मिस खुर्शेद ने मोटर से उतरकर हुड बंद कर दिया और आश्रम के द्वार की ओर चली। महिलाएं भाग भाग कर अपनी अपनी जगह आ बैठीं। मिस खुर्शेद ने कमरे में कदम रखा। किसी ने स्वागत न किया। मिस खुर्शेद ने जुगनू की ओर नी संकोच आंखों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहिए बाई जी, रात आपको चोट तो नहीं आई? जुगनू ने बहुतेरी दीदा दिलेर स्त्रियां देखी थीं, पर इस डिठाई ने उसे चकित कर दिया। चोर हाथ में चोरी का माल लिए साह को ललकार रहा था। जुगनू ने ऐंठ कर कहा, जी न भरा हो तो अब पिटवा दो, सामने ही तो है। खुर्शेद, वह इस वक्त तुमसे अपना अपराध क्षमा कराने आए हैं। रात वह नशे में थे। जुगनू ने मिसेस टंडन की ओर देखकर कहा, और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थीं। खुर्शेद ने व्यंग्य समझकर कहा, मैंने आज तक कभी नहीं पी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगा। जुगनू ने लाठी मारी, शराब से भी बड़ी नशे की चीज है कोई, वह उसी का नशा होगा। उन महाशय को पर्दे में क्यों ढक दिया? देवियां भी तो उनकी सूरत देखती। मिस खुर्शेद ने शरारत की, सूरत तो उनकी लाख दो लाख में एक है। मिसेस टंडन ने आशंकित होकर कहा, नहीं, उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं। आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। मिस खुर्शेद ने आग्रह किया, मामले को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना जरूरी है। एक तरफा फैसला आप क्यों करती हैं? मिसेस टंडन ने टालने के लिए कहा, यहाँ कोई मुकदमा थोड़े ही पेश है। मिस खुर्शेद, वाह, मेरी इज्जत में बट्टा लगा जा रहा है, और आप कहती हैं कोई मुकदमा नहीं है। मिस्टर किंग आएंगे और आपको उनका बयान सुनना होगा। मिसेस टंडन को छोड़कर और सभी महिलाएं किंग को देखने के लिए उत्सुक थीं। किसी ने विरोध न किया। खुर्शेद ने द्वार पर आकर ऊंची आवाज से कहा, तुम जरा यहाँ चले आओ। पुर खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराती हुई निकल आई। आश्रम में सन्नाटा छा गया। देवियां विस्मित आंखों से लीलावती को देखने लगी। जुगनू ने आंखें चमकाकर कहा, उन्हें कहाँ छिपा दिया आपने? खुर्शेद छूमंतर से उड़ गए। जाकर गाड़ी देख लो। जुगनू लपककर गाड़ी के पास गई और खूब देखभाल कर मुंह लटकाए हुए लौटी। मिस खुर्शेद ने पूछा, क्या हुआ, मिला कोई? जुगनू, मैं यह तिरियाचरित्र क्या जानूं? लीलावती को गौर से देखकर और मर्दों को साड़ी पहनाकर आंखों में धूल झोंक रही हो। यही तो हैं वह रात वाले साहब। खुर्शेद, खूब पहचानती हो? जुगनू, हाँ हाँ, क्या अंधी हूं?
मिसेस टंडन, क्या पागलों सी बातें करती हो जुगनू, यह तो डॉक्टर लीलावती हैं। जुगनू उंगली चमकाकर, चलिए लीलावती हैं। साड़ी पहनकर औरत बनते लाज भी नहीं आती। तुम रात को इनके घर नहीं थे? लीलावती ने विनोद भाव से कहा, मैं कब इनकार कर रही हूँ। इस वक्त लीलावती हूँ, रात को विलियम किंग बन जाती हूँ। इसमें बात ही क्या है। देवियों को अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी। चारों तरफ कहकहे पड़ने लगे। कोई तालियां बजाती थी, कोई डॉक्टर लीलावती की गर्दन से लिपट जाती थी, कोई मिस खुर्शेद की पीठ पर थपकियां देती थी। कई मिनट तक हुहक मचता रहा। जुगनू का मुंह उस लालिमा में बिल्कुल जरा सा निकल आया। जबान बंद हो गई। ऐसा चरका उसने कभी न खाया था। इतनी जलील कभी न हुई थी। मिसेस मेहरा ने डांट बताई, अब बोलो दाई, लगी मुंह में कालिख की नहीं। मिसेस बांगड़ा इसी तरह सबको बदनाम करती है। लीलावती, आप लोग भी तो जो यह कहती है, उस पर विश्वास कर लेती हैं। इस हरबों में जुगनू को किसी ने जाते न देखा। अपने सिर पर यह तूफान उठते देखकर उसे चुपके से सरक जाने में ही अपनी कुशल मालूम हुई। पीछे के द्वार से निकली और गलियों गलियों भागी। मिस खुर्शेद ने कहा, जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी। मिसेस टंडन ने पुकारा, पर जुगनू कहा। तलाश होने लगी। जुगनू गायब। उस दिन से शहर में फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में यह मामला आज भी उल्लेख और मनोरंजन का विषय बना हुआ है।